गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड यूनिट जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और जो फर्स्ट सेकंड यूनिट का जो चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। तो इस चैप्टर के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि हमने 10th क्लास के अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। तो थोड़ा सा हम इस चैप्टर को फास्ट लेकर चलें। जो टर्म्स और टॉपिक्स आपको अलग लगेंगे, नए लगेंगे, मैं उनके ऊपर थोड़ा सा बताता हुआ चलूँगा कि ये टॉपिक अलग है जो आपने 10th क्लास में नहीं पढ़ा, और जो 10th क्लास में आ चुका है उसको थोड़ा सा शॉर्टकट में लेकर चलें। तो फर्स्ट हमारे पास नाम आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट नाम बोल दें। अगर हमें उसको डिफाइन करना हो तो वो हम कैसे करेंगे? तो जो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है ये एक फिजिक्स की ब्रांच है जो हमें इलेक्ट्रिक चार्ज का जो मोशन है उसकी स्टडी के बारे में बताती है। तो उसको हम बोल देते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद में आता है करंट कैरियर्स, यानी कि कुछ चार्ज पार्टिकल्स होंगे जो किसी एक डेफिनेट पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर फ्लो करेंगे और करंट को प्रोड्यूस्ड करवाएंगे। तो उनको हम क्या बोल लेंगे? करंट कैरियर्स। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम शॉर्टकट के अंदर ईएमएफ भी बोल देते हैं। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा क्योंकि ये काफ़ी जगह पर यूज भी होगा और इसके बारे में ज़्यादातर आपको पढ़ा हुआ नहीं है। कुछ बच्चों ने तो इसके बारे में पढ़ा भी होगा, लेकिन सभी को इसके बारे में नहीं पता है। देखिए, दो टर्म आती है, एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस और एक होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दोनों ही टर्म एक जैसी है लेकिन एक माइनर डिफरेंस है। अब बात करते हैं वो माइनर डिफरेंस है क्या। जैसे कि पोटेंशियल की यूनिट क्या होती थी? वोल्ट। वैसे ही ईएमएफ भी जो होगा उसको हम मेजर करेंगे वोल्ट में। जर्नल सी बात हो गई, जब आप इसको वोल्ट में मेजर कर रहे हो ईएमएफ को, और पोटेंशियल की भी आपके पास यूनिट जो है वो वोल्ट होती है, तो एक तरह से ये दोनों एक जैसी ही टर्म है। और जब एक जैसी टर्म है तो इनके अंदर कोई ना कोई डिफरेंस होगा, तब इनके दो नाम दिए गए, एक को पोटेंशियल और एक को ईएमएफ। अब क्या कहता है वो देखिए, ये आपके पास एक सेल है या बैटरी अगर यहाँ पर इंडिकेट होती तो बैटरी मान लीजिए या फिर सेल मान लीजिए। ये तो सेल का इंडिकेशन है, मान लेते हैं कोई बैटरी है, एक ही बात है दोनों। ये सेल हमारे पास 6 वोल्ट की है। 6 वोल्ट अगर ऐसा लिखा जा रहा है, ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है, तो क्या माना जाएगा? इस सेल का पोटेंशियल क्या है? दैट इज 6 वोल्ट। अगर मैं इसी सेल को ऐसे इंडिकेशन कर देता, इसी सेल को मैं ऐसे इंडिकेशन कर देता, 6 वोल्ट के साथ कोमा करके 1 ओम और लिख देता, तो अब ये टर्म हम यहां पर ये नहीं कह सकते हैं कि इसका पोटेंशियल क्या है, 6 वोल्ट है। पोटेंशियल इज नॉट इक्वल्स टू 6 बट ईएमएफ इज इक्वल्स टू 6। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर तो मैंने पोटेंशियल को 6 लिखा, लेकिन यहां पर मैं ईएमएफ बोल रहा हूं। तो अब एक बात आपको ध्यान देनी है, वो क्या है? यहां पर ये 1 ओम आया तब ये वेरिएशन देखने को मिला कि यहां पर पोटेंशियल कन्वर्ट हुआ ईएमएफ में। फिर इसका मतलब क्या है? ये जो 1 ओम है ये कहता है कि जो बैटरी जो है, ये बैटरी मैंने बनाई, ये 2 इलेक्ट्रोड्स बनाई जो आपके पास टर्मिनल जिनको आप बोल देते हो इलेक्ट्रोड से बने हुए होते, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल।
2 इलेक्ट्रोड्स हो गए। इसके अंदर एक लिक्विड फिलअप होता है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इन दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल। और अगर मैं इन दोनों को आगे जोड़ दिया बल्ब से और फिर जोड़ दिया है मैंने ऐसे। अब एक बात ध्यान देना, मैं यहाँ पर वही एग्जांपल लिख रहा हूँ 6 वोल्ट 1 ओम और इसका एग्जांपल रेजिस्टेंस है 10 ओम। तो अब देखना, एक तो रेजिस्टेंस 10 ओम है लेकिन 1 ओम यहाँ पर भी है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर ये जो सेल या बैटरी है इसका कोई ना कोई एक रेजिस्टेंस है जो उसके पोटेंशियल को ड्रॉप करवा रहा है, जो उसके पोटेंशियल को ड्रॉप करवाएगा। अब आपने जर्नली मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ कि आप घर के अंदर कोई भी एक बैटरी लेकर आते हैं नई परचेज करके, उसका बैकअप ज़्यादा होता है। धीरे धीरे 1 साल के बाद आपने देखा उसका थोड़ा सा बैकअप रिड्यूस्ड हुआ, दूसरी साल देखा थोड़ा सा और कम हुआ, और 4 या 5 साल के बाद उसका लगभग बैकअप ना के बराबर पहुंच जाता है। लेकिन ऐसा होता कैसे, क्यों होता है? क्योंकि उस जो इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर फिलअप है उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। रेजिस्टेंस क्या हो गया? इंक्रीज। किसका? बैटरी का। जब बैटरी का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो जो पोटेंशियल आपने दिया था या है उसको तो वही रेजिस्टेंस कवर अप करेगा, तो इस बल्ब के पास कम जा पाएगा, इसीलिए वो बैकअप कम देगी। इसका मतलब इस बैटरी के अंदर भी कोई ना कोई एक रेजिस्टेंस होता है जो हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे और उसको हम बोल देंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोल दिया जाएगा? इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर? तो एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। क्लियर? जब आपके पास बैटरी या सेल के नज़दीक इंटरनल रेजिस्टेंस लिख दिया जाए तो ये वाली टर्म क्या इंडिकेशन करेगी? ईएमएफ को इंडिकेशन करेगी। और अगर यहाँ पर इंडिकेशन इंटरनल रेजिस्टेंस का नहीं है तो ये टर्म क्या कहलाएगी? पोटेंशियल कहलाएगी। क्लियर? इस वाले केस में ईएमएफ 6 वोल्ट है तो पोटेंशियल ईएमएफ से कम होगा हमेशा। क्या देखिए एक रिलेशन ध्यान रखना है, EMF इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू पोटेंशियल। ध्यान रखना कि जो आपके पास EMF होता है वो या तो बराबर होगा पोटेंशियल के या फिर ज़्यादा होगा। बराबर किस केस में होगा? जब इंटरनल रेजिस्टेंस ही नहीं होगा। तो आप इसको पोटेंशियल भी बोल सकते हो और EMF भी बोल सकते हो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस इंडिकेशन है वहाँ पर आप इस टर्म को EMF बोल लेंगे और जो पोटेंशियल होगा वो 6 वोल्ट से कम होगा। हो सकता है वो 5.9 वोल्ट ही हो लेकिन 6 से कम मिलेगा। क्लियर? तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। एक बात और इसी के अंदर मैं बताना चाहूँगा, वैसे तो आगे हम पढ़ेंगे। जब आपके पास ये बैटरी के 2 टर्मिनल्स थे और करंट फ्लो ही नहीं हो रहा, करंट मतलब आगे सर्किट कंप्लीट नहीं है कि ओपन है, तो आई की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा, इस इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको हम इंटरनल को स्मॉल r से रिप्रेजेंटेशन करेंगे, स्मॉल r होगा। इस स्मॉल r की वजह से पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा वो देख लीजिए, V दैट इज इक्वल्स टू I इंटू R। लेकिन करंट तो क्या है सर्किट में? 0। तो पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या हो रहा है? 0। इसका मतलब EMF और पोटेंशियल क्या है? सेम है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि जब आपके पास सेल या बैटरी के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो उस टाइम के ऊपर जो उसका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में वो कहलाता है EMF। और यहाँ से हम एक रिलेशन भी लिख सकते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट
dl के। EMF, ये वाला जो E है वो मैंने EMF के लिए लिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिया है, dl लेंथ के लिए लिया है। ऐसा यूनिट जो होती है वो अभी मैंने बता दिया वोल्ट, और दूसरी फॉर्म के अंदर हम लिख सकते हैं जूल पर कूलम। इलेक्ट्रिक करंट जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर। यहाँ से डेफिनेशन से रिलेशन बनता है I दैट इज इक्वल्स टू Q बाई टी। और 10th क्लास में आपने एक टर्म पढ़ी थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और +2 में भी आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ी है Q दैट इज इक्वल्स टू NE, I दैट इज इक्वल्स टू Q बाई टी है, और Q की जगह पर हम हटाकर लिख सकते हैं NE बाई टी। सो करंट इज इक्वल्स टू NE बाई टी। नेक्स्ट हमारे पास है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये कहता है कि जब आपके पास इफ चार्ज फ्लोइंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया मे नॉट बी कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट नहीं है बट वेरिंग विद टाइम, टाइम के साथ अगर एरिया चेंज होता है तो उस टाइम पे हम लिखेंगे करंट दैट इज इक्वल्स टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल क्यू बाई डेल टी। और ये आपको पता है कि जहाँ पर डेल टी टेंड्स टू 0 की लिमिट आ जाती है तो डेल कन्वर्ट हो जाता है डी की फॉर्म के अंदर। तो डायरेक्शन जो होती है इलेक्ट्रिक करंट की वो आपने अभी तक सिंपल एक ही नाम पढ़ा होगा। अभी मैं बता रहा हूँ दो टर्म्स होती हैं, एक तो कहलाता है कन्वेंशनल करंट और एक कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज फ्लो के लिए लिया गया है और जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। The direction of flow of positive charge given the direction of the current is called conventional current। और जो इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की वजह से हो रहा है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। थैंक यू।